आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में कि भारत की विदेश नीति से क्या तात्पर्य है, भारत की विदेश नीति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है। तो जैसे हम बात कर लें भारत, तो ये अपना भारत हो गया। भारत के संदर्भ में अगर विदेश नीति देखें तो भारत का जैसे मान लो अमेरिका से क्या संबंध है, पाकिस्तान से क्या संबंध है, रूस से क्या संबंध है, ब्रिटेन से क्या संबंध है। तो एक देश का अन्य देशों के साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है कि एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार की नीति अपनाएगा, किस प्रकार के उसके संबंध हैं, वो विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं। कि भारत अमेरिका से जो संबंध स्थापित करेगा वो विदेश नीति के अंतर्गत आएंगे। तो एक देश का अन्य देशों के साथ जो संपर्क स्थापित होगा, जो कूटनीतिक संबंध होंगे, ठीक है, उसे विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। अब भारत की विदेश नीति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत की जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति और इस विदेश नीति का जनक, तो इस विदेश नीति का जनक माना जाता है पंडित नेहरू को। तो भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें भारत की विदेश नीति का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री भी थे और पहले विदेश मंत्री भी थे। तो इस प्रकार से भारत की विदेश नीति का जनक पंडित नेहरू को माना जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता में देखने को मिल रही है वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, कि हमेशा क्या बनी रहे, शांति बनी रहे। तो हमारी विदेश नीति है कि विश्व में शांति बनी रहे और प्रत्येक जो देश है वो शांति से अपनी नीति का संचालन कर सके। हमने कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं किया है, तो भारत ने कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं किया है। अगर हम बात कर लें तो देखो 1947 और 1948 में भारत का संघर्ष रहा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो इसमें भी हमने स्वयं पहल करके ऐसा संघर्ष नहीं किया, हमने अपने बचाव पक्ष में ऐसा कार्य किया। उसके बाद में अगर हम बात कर लें तो 1962 में भारत और चीन के मध्य में क्या हुआ, युद्ध हुआ, और ये युद्ध भी चीन के माध्यम से शुरू किया गया था। तो इसमें भी हमने पहल नहीं की। उसके बाद में चाहे हम 1965 का युद्ध देखें, चाहे 1971 का युद्ध देखें या फिर 1999 का युद्ध देखें, ये 1999 का जो संघर्ष था इसे कारगिल संघर्ष के बारे में जाना जाता है या कारगिल युद्ध कहा जाता है, ठीक है। और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ। चाहे 1965 1971 के युद्ध की बात कर लें, ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ। तो अब तक चाहे 1947-48 की बात कर लें या 1962 1965 1971 1999, इन सभी युद्धों की अगर हम बात कर लें, सभी संघर्षों की अगर हम बात कर लें, तो इसमें भारत ने स्वयं पहल नहीं की। भारत ने अपना बचाव करने का ही प्रयास किया है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है जियो और जीने दो। कि हमारी जो संस्कृति है उसका उद्देश्य है कि स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दो। तो अशांति का अपना कोई उद्देश्य नहीं रहा है। अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो देखो 1956 में सुएज नहर की अगर हम बात करें, सुएज नहर को लेकर के मिस्र के ऊपर आक्रमण किया गया था। किसके माध्यम से, ब्रिटेन के माध्यम से, फ्रांस के माध्यम से। तो एक प्रकार से मिस्र विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, उसके ऊपर आक्रमण हुआ। तो ये जो साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ थी
वो अपना अधिकार करना चाहती थी स्वेज नहर पर, तो उस पर भी भारत ने साम्राज्यवादी जो देश थे उनका क्या किया, विरोध किया। अगर हम बात कर लें 1967 में, तो 1967 की बात करें तो 1967 में जो युद्ध चला वो अरबों के मध्य में और इजराइल के मध्य में चला। तो अरब इजराइल के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें भी भारत ने गलत नीतियों का क्या किया, समर्थन किया। उस प्रकार से 1960 में सिंधु समझौता होता है। तो सिंधु नदी जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में होता है, इसमें भी भारत ने अपनी नीति ऐसी रखी ताकि दोनों देशों के मध्य में संघर्ष न हो। तो भारत का उद्देश्य ये रहा है कि भारत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का हमेशा से पालन करता रहा है। दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का भारत ने हमेशा क्या किया है, विरोध किया है। क्योंकि उपनिवेशवाद में क्या होता है कि राजनीतिक रूप से आपको क्या बनाने का प्रयास किया जाता है, गुलाम। उपनिवेशवाद में क्या होगा कि व्यापारी कंपनियां एक देश से दूसरे देश में जाएंगी और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगी, फिर उस देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। एक प्रकार से वहां की जो राजनीति है वो इन उपनिवेशवाद के माध्यम से या इन कंपनियों के माध्यम से संचालित होती है। इस प्रकार से अगर हम बात करें साम्राज्यवाद, तो साम्राज्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने साम्राज्य को निरंतर क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। तो बड़ी बड़ी जो महाशक्तियाँ हैं उन्होंने हमेशा से ही, जैसे हम ब्रिटेन की बात कर लें तो ब्रिटेन ने क्या किया, अपनी शक्ति का हमेशा से इसने विस्तार किया है और विश्व के काफ़ी देशों पर इसने अपना अधिकार स्थापित रखा। आज हम विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति की बात करें अमेरिका, उस पर भी किसका अधिकार रहा, ब्रिटेन का अधिकार रहा। तो साम्राज्यवादी जो नीति होगी उस नीति के कारण क्या होगा, एक देश अपनी शक्ति का विस्तार करेगा और विस्तार करेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे देश को अपना क्या बनाएगा, गुलाम बनाएगा। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि 1956 में जो स्वेज नहर संकट था उसमें क्या हुआ था कि मिस्र जो देश है उस मिस्र देश के पास में एक नहर निकाली गई थी। जो नहर थी वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती थी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती थी। उसके लिए एक नहर निकाली गई थी और उस स्वेज नहर पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किसने किया, ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के मिस्र पर क्या किया, आक्रमण किया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन नहीं किया बल्कि समर्थन किसका किया, मिस्र का समर्थन किया। तो इस प्रकार से हमने हमेशा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति का क्या किया है, विरोध किया है। क्योंकि इन नीतियों के कारण ही जो विश्व के कमजोर देश हैं उन पर दूसरे देशों का क्या हुआ है, अधिकार हुआ है। और भारत भी 190 वर्षों तक गुलाम रहा, जिसका मूल कारण ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की क्या रही, नीति रही। इसलिए हमने हमेशा इनका क्या किया, विरोध किया। तीसरी अगर हम बात करें रंग भेद का विरोध। देखो रंग भेद का मतलब वही गोरा और काला, रंग के आधार पर क्या करना, भेदभाव करना, उसका भारत ने हमेशा क्या किया है, विरोध किया है। तो गोरा और काले वाला जो सिस्टम है, तो रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, अंग्रेज जो हैं वो कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, और दक्षिण अफ्रीका के लोग या भारत के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो रंग भेद की नीति ये जब गांधी जी कहाँ पर गए थे, गांधी जी पहुँचे थे दक्षिण अफ्रीका 1893 में। जब गांधी जी कहाँ पर पहुँचे, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद में उन्हें वहाँ की जब शासन व्यवस्था का पता लगा तो वहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार दक्षिण अफ्रीका पर था और वो वहाँ दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे वो काले थे, उनके साथ समानतापूर्ण व्यवहार नहीं करते थे, उन्हें अपने से कमज़ोर समझते थे, अपने से निम्न स्तर का समझते थे। तो वहाँ पर जाकर के गांधी जी ने उसका क्या किया, विरोध किया। और गांधी जी ने सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी
वो दक्षिण अफ्रीका से ही की। तो इस प्रकार से रंग भेद का गांधी जी ने क्या किया, विरोध किया। हमने एक नाम सुना है, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के गांधी इनको कहा जाता है, और इन्होंने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी। जब दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की सरकार थी तो उनका विरोध भी किसके माध्यम से किया गया, नेल्सन मंडेला के माध्यम से किया गया। और इसके कारण 1964 में नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया, और 28 वर्षों तक नेल्सन मंडेला कहाँ पर रहे, जेल में रहे। तो 28 वर्षों की हम बात करें तो 28 वर्षों के बाद में 1992 में जाकर के नेल्सन मंडेला को जेल से क्या किया गया, रिहा। तो इनका उद्देश्य, गांधी जी का उद्देश्य, नेल्सन मंडेला का उद्देश्य क्या रहा, रंग भेद का विरोध करना। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को जैसा भी रंग दिया है उसमें उसका स्वयं का कोई योगदान नहीं है। तो रंग के आधार पर किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत ने भी हमेशा रंग भेद का क्या किया है, विरोध किया है कि रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भारत ने हमेशा से क्या किया है, समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अभिप्राय कि ऐसी विश्व स्तर की संस्थाएं जिनका उद्देश्य शांति को बनाए रखना है। तो विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिन संस्थाओं की स्थापना की गई है, हमने काफ़ी अच्छे से नाम सुना है, यूएनओ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ की स्थापना की गई थी 1945 में, और हमने हमेशा से यूएनओ का क्या किया है, समर्थन किया है। साथ ही हम यूएनओ के कैसे सदस्य रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं। जब जब वैश्विक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं तो भारत उन सम्मेलनों में उपस्थित होकर के विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करता है, और विश्व को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि हम सभी को मिलकर के आगे बढ़ना है, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं उन नीतियों का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से अगर हम सभी मिलजुल करके उनके नियमों का पालन करेंगे तो विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो जब भी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे यूएनओ का सम्मेलन हो, चाहे अन्य किसी G20 का सम्मेलन हो, उसमें हम क्या करते हैं, भाग लेकर के उन सम्मेलनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और विश्व में यह प्रयास करते हैं कि सभी जो देश हैं वो मिलजुल करके कार्य करें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अधिक से अधिक मजबूत बनाने का क्या करें, प्रयास करें। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हमने क्या किया है, समर्थन किया है। फिर अगर हम बात करें पंचशील के सिद्धांत पर आधारित, कि हमारी जो विदेश नीति है वो पंचशील के सिद्धांत पर क्या है, आधारित। ये पंचशील का सिद्धांत किसे कहते हैं? पंच का मतलब होता है पांच, और शील का मतलब होता है आचरण या नियम। आचरण बोल दें या फिर नियम बोल दें। तो पंचशील का जो सिद्धांत है, ये पंचशील का सिद्धांत एक प्रकार से समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य में। तो भारत और चीन के मध्य में जो विवाद थे, उन विवादों को दूर करने के लिए 1954 में एक समझौता हुआ अप्रैल में। उस समझौते को पंचशील का समझौता कहा गया। उसमें 5 बातों को अपनाया गया था कि वो कौन सी 5 बातें थीं जो दोनों देशों के लिए सही है और दोनों देशों के साथ साथ विश्व के लिए भी सही है। तो हमने इन पंचशील के सिद्धांत में पहली जो बात थी वो थी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। तो पंचशील की 5 बातों में पहली जो बात थी वो हमने पढ़ ली है कि विश्व में सभी देशों का अस्तित्व बना रहे। कोई देश बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन सम्मान सबका होना चाहिए। तो सबका अस्तित्व कब रहेगा? जब विश्व में क्या बनी रहे? शांति बनी रहे। तो अगर इस नीति का पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि विश्व में शांति बनी रहेगी और
दो देशों के मध्य में संघर्ष नहीं होगा। अगर हम दूसरी नीति की बात करें तो अनाक्रमण की नीति। अनाक्रमण की नीति, ये अनाक्रमण मतलब आक्रमण न करना, आक्रमण न करना। तो एक देश जब दूसरे देश पर आक्रमण ही नहीं करेगा तो क्या विश्व में शांति नहीं बनेगी? बिल्कुल विश्व में शांति ही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि संघर्ष ही नहीं होगा। जब सभी देश प्रेम से रहेंगे, शांति से रहेंगे, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा तो विश्व में शांति बनी रहेगी। तीसरी नीति की अगर हम बात करें तो अहस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति क्या कहती है कि एक देश के कार्यों में दूसरे देश को क्या नहीं करना चाहिए? हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो एक देश के जो कार्य हैं वो देश जिस प्रकार की अपनी नीति का संचालन कर रहा है, जिस प्रकार से अपने देश से संबंधित निर्णय ले रहा है, उसके कार्यों में दूसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई हस्तक्षेप की नीति। अगर चौथी नीति की हम बात करें तो समानता की नीति। कैसी नीति? समानता की नीति। तो समानता की नीति से अभिप्राय ये हुआ कि सभी देश एक दूसरे देश को समानता की नज़र से देखें, उनके साथ अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाली नीति का प्रयोग नहीं करें। तो समानता का व्यवहार करें, समान समझें। फिर अगली हम बात करें तो है प्रादेशिक अखंडता। प्रादेशिक अखंडता एवं परस्पर सम्मान की भावना। तो प्रादेशिक अखंडता कि सभी देश जो हैं वो बने रहें, उनके टुकड़े नहीं हो, तो वो मजबूत स्थिति में रहें, प्रादेशिक रूप से अखंड रहें और उनके साथ उन्हें अच्छा सम्मान दिया जाए, उनके साथ सम्मान की भावना का क्या करें? प्रयोग करें। तो इस प्रकार से अगर इन 5 नीतियों का कोई भी देश पालन करता है तो उन देशों के मध्य में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होगा। इसलिए 1954 में 29 अप्रैल को भारत और चीन के मध्य में एक समझौता हुआ जो पंचशील का समझौता कहा जाता है। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो राष्ट्रपति थे चाउ एन लाई। तो इनके मध्य में क्या हुआ? समझौता हुआ, पंचशील का समझौता। और इस पंचशील में 5 बातों को अपनाया गया है। फिर अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो वो है गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्षता की नीति। तो गुटनिरपेक्षता की नीति की अगर हम बात करें तो पहले तो इसका अर्थ देखते हैं, गुट निरपेक्ष या गुट निरपेक्षता। गुट का मतलब यहाँ पर किससे है? सैनिक गुटों से। तो सैनिक गुटों से। और निरपेक्षता का मतलब या निरपेक्ष का मतलब अलग रहना, अलग रहना। कि जो भी सैनिक गुट हैं उन गुटों से क्या रहें? अलग रहें। तो सैनिक गुटों से अलग रहना, ये नीति कौन सी हो गई? गुटनिरपेक्षता की नीति। अब इस नीति को किसने अपनाया? तो इस नीति को अपनाने वाले जो देश थे वो विकासशील देश थे। अगर हम बात करें तो भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात करें मिस्र, तो मिस्र के कौन थे? नासिर, गमाल अब्दुल नासिर। और युगोस्लाविया की बात करें और युगोस्लाविया के कौन थे? युगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टीटो।
तो इस प्रकार से ये मुख्य जो 3 देश थे, वैसे 2 व्यक्ति विशेष और आते हैं, 2 देश भी आते हैं। एक वामे नक्रुमा व्यक्ति का नाम आता है जो घाना के थे, एक सुकर्णो आता है जो इंडोनेशिया के थे। लेकिन अगर मुख्य योगदान देखा जाए तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। अगर इन तीनों की बात करें, इन तीनों ने ही इस नीति, इस आंदोलन को अपनाया। और इस आंदोलन को लाने का उद्देश्य क्या था? जब विश्व में 2 महाशक्तियां थी, एक और कौन था? अमेरिका, और दूसरी ओर कौन था? सोवियत संघ। तो एक तरफ जब अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ था, तो उनमें क्या जारी था? इन दोनों में शीत युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? शीत युद्ध। अब इस शीत युद्ध में क्या हुआ? जब दोनों महाशक्तियां विश्व में अपनी शक्ति को लेकर, विचारधारा को लेकर लड़ रही थी, तो ऐसी स्थिति में जब उस समय जो भी विकासशील देशों में से जो देश स्वतंत्र हुए, जो देश आज़ाद हुए, उनके सामने समस्या आ गई कि वो इनमें से किस देश का समर्थन करें, किस देश को अपनाएं। तो ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों ने मिलकर के सोचा, अगर हम इनका समर्थन करते हैं, किसी एक का समर्थन करेंगे तो दूसरे से शत्रुता हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना एक नई नीति का प्रयोग करें और इनसे अलग ही हो जाएं। और इसके लिए एक नई नीति, एक नया आंदोलन चलाया गया था, जिसे गुटनिरपेक्ष नीति या गुटनिरपेक्षता कहा जाता है, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। अब इस आंदोलन के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था। वो सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1955 में एक सम्मेलन बुलाया गया था, और वो सम्मेलन बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना गया। कौन सा सम्मेलन? बांडुंग। और इस सम्मेलन में अफ्रीका और एशिया के देश सम्मिलित होते हैं, और इस सम्मेलन में नींव रखी गई थी। ये नींव किसकी रखी गई थी? ये नींव रखी गई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई, और कौन से सम्मेलन में रखी गई? बांडुंग सम्मेलन में रखी गई, जो 1955 में आयोजित हुआ था। अब अगर हम बात करें इसके बाद में क्या हुआ, स्थापना की बात करें, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्थापित हुआ कब? 1961 में। सम्मेलन कौन सा कहलाया गया? बेलग्रेड। तो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था, 1961 में हुआ था। और उस सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका या विकासशील देशों की बात करें तो 25 देश क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो 1961 में ये सम्मेलन 25 देशों से शुरू हुआ था, और इसका जो 17वां सम्मेलन था, कौन सा सम्मेलन? 17वां सम्मेलन। ये 17वां जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 2016 में। देश की अगर हम बात करें तो वेनेजुएला में हुआ था, और जगह की बात करें तो मार्गरीता। ये मार्गरीता कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला। तो वेनेजुएला देश में स्थान का नाम है मार्गरीता, और उस सम्मेलन में 120 देश उपस्थित होते हैं। तो विकासशील देशों के 120 देश उपस्थित हुए, और ये सम्मेलन निरंतर प्रगति करता हुआ चल रहा है। प्रति 3 वर्ष पर यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो इस सम्मेलन का लाने का उद्देश्य ये था कि विश्व में स्वयं को सुरक्षित रखा जाए। गुटनिरपेक्ष नीति ये नहीं है कि हमारे ऊपर अगर कोई दूसरा देश आक्रमण करे तो हम शांति से रहें। तो पंडित नेहरू ने ये कहा कि ये तटस्थता की नीति नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक है, दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो फिर हम तटस्थ नहीं रहेंगे, हम उस आक्रमण से अपने आप को बचाएंगे और उचित नीति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है, और भारत की विदेश नीति में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और भारत की विदेश नीति से क्या तात्पर्य है। आज के लिए इतना ही।